बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रो बाकर में एस्ट्रो गपशप में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना और हम बात करते हैं फल्कियात के ऊपर माहिर फल्कियात मोहम्मद बाकर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी सर? थैंक यू, ठीक ठाक। आप सुनाएं? बिल्कुल खैर खैरियत से, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे देखने वाले भी खैर खैरियत से होंगे। बिल्कुल। और हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे सोलर सिस्टम के ऊपर, तो हमारी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी और प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से क्या ख्याल है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बात हमारी कंप्लीट हुई थी सोलर सिस्टम के हवाले से। नहीं जी, सोलर सिस्टम पे बात चल रही है अभी तक, तो हमने मतलब सही से उसको जाना ही नहीं। जी जी। सोलर सिस्टम में बाकर साहब, क्या प्लैनेट के अलावा भी कुछ और मौजूद है या सिर्फ प्लैनेट्स ही हैं और उनके सैटेलाइट्स, जैसे कि प्लैनेट के चांद जिसको आप कहें, तो वो हैं? हाँ, ये प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स वाली बात हमने लास्ट एपिसोड में नहीं की है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्लैनेट्स के गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स घूमते हैं उनको आप सैटेलाइट्स कहते हैं, उर्दू में चांद कहते हैं, मून या चांद कहते हैं। और मरकरी और वीनस का कोई मून नहीं है। अर्थ जो है इसका, मरकरी खुद ही है, वही बहुत है। मरकरी खुद है। हाँ, लास्ट टाइम भी आपने इस बात पे क्योंकि मरकरी खुद इतना छोटा है, वही है, वही बहुत है, तो उससे छोटी चीज तो यकीनन सूरज फिर खा ही जाएगा। और आपने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि वो है ही क्यों इतना, सन के करीब भी जाकर क्यों खत्म क्यों नहीं होता? वो परवाने की शम्मा की वाली मिसाल की, मोहब्बत की जो है ना, अजीम मिसाल है मरकरी। हाँ, क्योंकि मरकरी जो है उसका सरफेस टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, और 450 डिग्री सेल्सियस पे शदीद गर्म तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बिल्कुल मेल्ट हो जाए। उसके लिए नहीं है। हाँ, लाइक 450 पे मैंने आपसे कहा था, पत्थर है बेसिकली, पत्थर है, तो पत्थर पे 450 डिग्री बर्दाश्त हो जाता है जी। और बड़े मजे की बात है कि वही मरकरी जिसके ऊपर टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है, जहां सन का शेडो होता है, जहां सन की लाइट ऑपोजिट साइड या किसी पहाड़ का जो शेडो है, वहां टेम्परेचर माइनस में। इतने करीब भी माइनस में? जी, क्योंकि आपका टेम्परेचर बैलेंस एटमॉस्फेयर से होता है। एटमॉस्फेयर हीट को एक तरफ से एब्जॉर्ब करके दूसरी जगहों तक पहुंचाता है। वो उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं रहने दिया, एटमॉस्फेयर नहीं है। मतलब हम अभी तक तो प्लूटो को ही बेचारे को मजलूम समझ रहे थे, ये तो हमारा मरकरी भी मजलूम निकला, और उस पर तो जुल्म करने वाला ही सूरज है। तो अब देखें कि मरकरी जो है उसका एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से एक तरफ एक्सट्रीम हॉट और दूसरी तरफ एक्सट्रीम कोल्ड। तो दैट इज मरकरी। और वापस आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्लैनेट्स, अच्छा, अर्थ का एक मून है, मार्स के 2 मून है, जुपिटर के 90 प्लस मून्स हैं, सैटर्न के 140 प्लस मून्स हैं। ये कम ज्यादा होने की क्या वजह? नहीं, किसी के कम किसी के ज्यादा। हाँ, मतलब नहीं, इसकी कोई ऐसा रीजन नहीं है। एक ही रीजन जो समझ में आती है वो ग्रेविटी है। उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उन्होंने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर किया है। इसके अलावा मजीद कोई ऐसी रीजन नहीं है, क्योंकि इवन अगर प्योर ग्रेविटी भी रीजन नहीं है, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी सैटर्न से ज्यादा है, लेकिन सैटर्न के मून ज्यादा है। हाँ, आपने बताया, राइट। तो ये प्योर ग्रेविटी भी इसका आंसर नहीं है। बस सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि किसी के पास ज्यादा ऑब्जेक्ट्स कैप्चर हुए, किसी के पास कम ऑब्जेक्ट्स कैप्चर हुए। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर जमीन पे 2-3 चांद पकड़ लिए जाते तो फिर हम मुसलमानों की वैसी ईद अलग अलग होती है, उस वक्त चांद ही अलग अलग होता। हाँ, अगर आपके ज्यादा नहीं 2 ही होते, तो अगर आपके 2 ही चांद होते तो फिर वो उस पे भी महाज हो जाता। अभी तो दिन पे लड़ाई होती है सिर्फ, हाँ, कि आज रमजान है, आज नहीं, जैसे कि आने वाला है, तो इस तरह से वो भी होता है। खैर, अल्लाह की मसलियत है, इसीलिए उसने एक ही रखा है। एक ही मून है जी, बिल्कुल सही। तो ये जो लाइक जुपिटर तो सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, तो उसके इतने सैटेलाइट्स हैं जी। चले, आपने कहा कि ये जो फासले पे प्लैनेट्स हैं वो भी अपनी वो रखते हैं कुछ ना कुछ, तो ये जुपिटर पे जो इतने सारे करीब में उसके सैटेलाइट्स हैं, तो वो भी उस पे वैसी असरअंदाज होते हैं जैसे हमारा चांद जमीन पे होता है। जुपिटर के जो मून्स हैं वो जुपिटर की निस्बत काफी छोटे हैं। सही। हमारा मून हमारी निस्बत काफी बड़ा है। लाइक अगर आप जुपिटर और उसके सैटेलाइट्स का मवाजना करें तो हेल ऑफ अ डिफरेंस। लाइक जुपिटर इज दिस बिग और उसका एक सैटेलाइट एक डॉट जितना, लेकिन हमारा सैटेलाइट जो है वो अर्थ की निस्बत 1/4 है। सो इफ अर्थ इज दिस बिग, द मून इज दिस बिग।
ओके। मून और अर्थ ऐसे हैं जैसे दो प्लैनेट्स का सिस्टम। ये डुओ प्लैनेट सिस्टम भी आप अक्सर इसको हम कहते हैं, यानी प्लैनेट अर्थ और मून ऐसे हैं जैसे दो प्लैनेट्स सन के गिर्द घूम रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही लगता भी है। लाइक आपका मून ऑलमोस्ट एक प्लैनेट, मतलब अगर ये चांद अगर जमीन का हिस्सा नहीं होता तो फिर वो सैयारा होता है। बिल्कुल कंप्लीट प्लैनेट होता है, कंप्लीट प्लैनेट। और एक चांद का करीब होने से ये भी फायदा है ना कि आप अगर देखना चाहते हैं कि भाई कैसा होता सैयारा अगर कोई करीब नजर आता तो चांद देख लें। यस, मून इज ऑलमोस्ट लाइक अ कंप्लीट प्लैनेट। कंप्लीट प्लैनेट है, बस सिर्फ जमीन की ग्रेविटी के गिर्द घूम रहा है बजाय सूरज के। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वाहिद एग्जांपल है सोलर सिस्टम की कि जिसमें प्लैनेट की निस्बत उसका सैटेलाइट इतना बड़ा है। अच्छा, मतलब और किसी अर्थ का जो सैटेलाइट है वो साइज में बड़ा है, बाकी सबके बहुत प्लैनेट के साइज के हिसाब से जी बहुत छोटे हैं। सही। अच्छा, आपने कहा कि सैटेलाइट्स तो हैं, इसके अलावा और सोलर सिस्टम में क्या पाया जाता है? सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स हैं और ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। अच्छा, प्लैनेट से जो छोटे हैं वो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं और उनसे जो छोटे हैं वो एस्टेरॉइड्स हैं। मतलब प्लूटो के अलावा भी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं? जी, और प्लूटो समेत 5 ड्वार्फ प्लैनेट सोलर सिस्टम में एक्सेप्टेड हैं। 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के अंदर एक्सेप्टेड हैं। जो नियरेस्ट सन के ड्वार्फ प्लैनेट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पहले बेचारा एस्टेरॉइड हुआ करता था, अब ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है सेरेस या सेरीज, जो भी प्रोनाउंस आप उसको करना चाहें। ये प्रोनाउंसिएशंस जो हैं ये काफी आगे पीछे हैं, बट डजंट मैटर, आप जैसे मर्जी इसको प्रोनाउंस करें। सेरेस या सेरीज ये ड्वार्फ प्लैनेट है आपका, जो 1000 किलोमीटर डायमीटर का है। देख सकते हैं हम उसे या नहीं? टेलीस्कोप से। अच्छा, जी, टेलीस्कोप से आम आंख से नहीं? आम आंख से नहीं। तो सेरेस जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है, प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है। ये 2 हो गए और 3 ऐसे हैं जो प्लूटो से आगे हैं, सन के गिर्द घूम रहे हैं, वो प्लूटो से दूर हैं, सन के गिर्द घूम रहे हैं। और उनको जब हमने पहली दफा डिस्कवर किया था तब हमने उनको भी प्लैनेट मान लिया था। तो थोड़े दिनों के लिए सोलर सिस्टम में 12 प्लैनेट्स थे, लेकिन फिर हमने कहा नहीं जी, ये तो प्लैनेट से जरा कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फिर हमने वो डेफिनेशन बनाई जिसकी वजह से हमने इनको प्लैनेट से बाहर निकाला। प्लैनेट नहीं कहलाते ये ऑब्जेक्ट्स। तो 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं और एस्टेरॉइड्स लाखों की तादाद में, उनका हमें कुछ अंदाजा नहीं है। एक एस्टेरॉइड का पूरा ग्रुप जुपिटर और मार्स के बीच में सन के गिर्द घूमता है, जिसको आप एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, और एक ग्रुप यूरेनस और नेपच्यून से आगे सन के गिर्द घूमता है, जिसको आप काइपर बेल्ट कहते हैं। तो ये 2 मेन कंसंट्रेशंस हैं और भी हैं सोलर सिस्टम। तो ये रिस्की नहीं है? इतने सारे आसपास ही एस्टेरॉइड फिर रहे हैं, निकल के आ गया तो हिट कर गया तो? जी जी जी, ये रिस्की है, बिल्कुल रिस्की है। और हमने ये बात भी की है कि एक छोटी कलेक्शन तो अर्थ के ऑर्बिट के साथ भी है। वही मैं कह रही हूँ कि ये तो फिर रिस्की है। तो ये अपने ऑर्बिट में निकल सकते हैं उससे जिसमें वो कर रहे हैं, तो निकलने की क्या वजह होगी? किसी भी चीज का ऑर्बिट फिक्स होता है, लेकिन जब दूसरी चीज की ग्रेविटी उसको डिस्टर्ब करती है तो फिर उसका ऑर्बिट चेंज होता है। तो ये आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं और कुछ प्लैनेट्स भी इनको डिस्टर्ब करते हैं, तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के डिफरेंट ऑर्बिट्स में चले जाते हैं। तो ये अर्थ पे तो फिर काफी आते होंगे अर्थ की तरफ एस्टेरॉइड्स। मतलब वो जो आए दिन न्यूज आती है कि एक एस्टेरॉइड करीब से गुजरा या आने वाला है। जी जी जी, तो मतलब ये सही होती है। और ये खतरा भी है जमीन को हमारी, इससे बहुत खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। कहते हैं कि चांद भी इसलिए बना कि किसी एस्टेरॉइड ने आके हिट किया था, तो वो इतना बड़ा जो टुकड़ा है निकल के गया और वो चांद बन गया उसका। जी जी जी, अर्थ को किसी एस्टेरॉइड या किसी बड़े ऑब्जेक्ट ने हिट किया और अर्थ का जो मटेरियल है वो निकला और अर्थ के गिर्द घूमना शुरू हुआ और जमा होके मून बना। इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ ये है कि मून की और अर्थ की जो केमिकल कंपोजिशंस हैं वो एक जैसी है। अच्छा, आज की नहीं, जब ये जमीन के साथ ऑब्जेक्ट टकराया तब की अर्थ की केमिकल कंपोजिशंस आज उस वक्त मून की कंपोजिशंस के साथ मैच करती हैं। यानी मून की केमिकल कंपोजिशंस तो चेंज हुई नहीं, मून के ऊपर कोई ऐसा अवामिल नहीं है, कोई हवा नहीं है, पानी नहीं है, तो मून की केमिकल कंपोजिशन हमारी उस वक्त की केमिकल कंपोजिशन के साथ मैच करती है।
हमारी केमिकल कंपोजिशंस चेंज हो गई हैं, लेकिन मून उस वक्त की कंपोजिशन से मैच करता है, एंड दैट प्रूव्स कि मून हमारा हिस्सा था। तो वो कितना बड़ा होगा जिसने आके हिट किया होगा, क्योंकि मून तो काफी बड़ा है। हाँ जी, ये कैलकुलेशन है जी, एक ऐसा कोई प्लैनेट होगा या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसका साइज अर्थ से हाफ होगा एटलीस्ट। माय गॉड। और अर्थ से हाफ टू बिग। अर्थ से हाफ मार्स है, लाइक मार्स की तरह का कोई प्लैनेट होगा जिसने अर्थ को हिट किया होगा। तो अर्थ जो है फिर दोबारा राउंड हो गई। जी जी। वो फैल क्यों नहीं गई एटमॉस्फेयर में? अर्थ उस वक्त सेमी मोल्टन स्टेट में थी, तो वो अपने आप को कलेक्ट कर गई। अच्छा, और चांद भी इसी तरह और से था? चांद भी मोल्टन स्टेट में था, वो वहीं जाकर बना और सॉलिडिफाई हुआ। और ये वही वक्त था जिसके बाद मून के ऊपर वॉल्केनिज्म बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो अंदर से मोल्टन था, लावा फ्लो बहुत ज्यादा हुआ, फिर आस्ता आस्ता वो ठंडा हुआ है और अर्थ भी आस्ता आस्ता कूल डाउन हुई। अच्छा, तो अब मून को आप ये भी कह सकते हैं डेड प्लेनेट है। मून इज डेड सैटेलाइट कह रहे हैं यार। मून इज तो कोई लाइवली सैटेलाइट भी है? मून इज वेरी मच डेड, बट लाइव सैटेलाइट से मुराद अगर आपकी वॉल्केनिज्म है, वॉल्केन मतलब कुछ एक्टिविटी हो रही हो उसमें, ना सही एटमॉस्फेयर या कुछ ऐसा ना हो, या जमीन जैसा कुछ ना हो, तो फिर भी कुछ और ऐसी एक्टिविटी जिससे पता चले कि ये मुर्दा नहीं है, ये चल रहा है इसमें काम, जल लाइक वॉल्केनिज्म हो, बारिश हो, या कोई और इस टाइप की चीजें? बिल्कुल हैं जी। जुपिटर के जो 4 सैटेलाइट्स हैं, वो चारों जो हैं उनमें कोई ना कोई थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती रहती है। लाइक यूरोपा जुपिटर का एक सैटेलाइट है, उसके नीचे ओशन है, और ओशन जो है उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि मतलब H2O का ही ओशन है या किसी और चीज? जस्ट लाइक योर सॉल्टी ओशंस, उसके नीचे भी सॉल्टी ओशन है और बहुत बड़ा। उसको तो फिर अभी तक नहीं मालूम किया होगा कि क्या है उसके जी नीचे। और एक डेडिकेटेड मिशन एग्जैक्ट उसके लिए भेजा है हमने, यूरोपा क्लिपर। अभी पहुंचा नहीं है? नहीं, अभी नहीं पहुंचा। जुपिटर के गिर्द ये ऑर्बिट बनाएगा, यूरोपा के गिर्द नहीं घूमेगा, जुपिटर के गिर्द घूमेगा, लेकिन यूरोपा के करीब से बार बार गुजरेगा और उसके आइस के नीचे जो ओशन है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेगा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार की मदद से, जिससे पता चल जाएगा कि इसमें कुछ लिविंग। यस, यू नेवर नो कि आपकी रडार की वेव्स किसी वेल नुमा मखलूक से टकरा के वापस आए और आपको उसकी सब सरफेस में कोई मखलूकात तैरती भी नजर आए, और नासा हमें बता भी दे। अच्छा, ये आपने कहा कि बाकी तो चलो गैशियस प्लैनेट हैं पीछे के सारे जी, लेकिन 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं जी, उसमें सिर्फ अर्थ हैबिटेबल है। जी, जी, चले मरकरी तो बहुत करीब है, जी। बट व्हाट अबाउट वीनस, व्हाट अबाउट मार्स, व्हाई इट इज नॉट हैबिटेबल? अर्थ जो है वो सन से इतने फासले पर है जिसको हम कहते हैं हैबिटेबल जोन, जहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ना बॉयल होगा ना फ्रीज होगा। और अगर आप थोड़ी सी लचक पैदा करें अपनी डेफिनेशन में, तो हैबिटेबल जोन में मार्स भी आता है। तभी एलॉन मस्क वहां जाने की कोशिश कर रहा है। तभी हमारा टारगेट जो है वो मार्स है। किसी वक्त में मार्स हैबिटेबल रहा होगा, ये कंफर्म है। तो हैबिटेबल जोन में सिर्फ अर्थ नहीं है, मार्स भी है। और वो जब उसका एटमॉस्फेयर थिक था और जब उस पर पानी फ्लो करता था, तब वहां लाइफ के होने के 100% चांसेस हैं कि होती होगी। फिर क्या हुआ? क्यों एटमॉस्फेयर नहीं रहा? लाइफ क्यों खत्म हुई होगी अगर होती थी तो? किसी भी प्लैनेट के ऊपर जो पानी होता है और जो एटमॉस्फेयर होता है वो आस्ता आस्ता लूज होता है। आप भी लूज कर रहे हैं। अर्थ का पानी और आपका एटमॉस्फेयर स्पेस में आप लूज कर रहे हैं, और उसकी रीजन ये होती है कि सन की जो रेडिएशंस हैं वो आपके पानी को इतनी एनर्जी देती हैं, इवेपोरेट करने के बाद इतनी एनर्जी देती हैं कि उसके मॉलिक्यूल स्पेस में लीक होते हैं। सो आप भी मार्स जैसे होने वाले हैं चंद मिलियन सालों में, तो नो डाउट कि मार्स भी ऐसे ही हुआ। ओके, और इस बात को हुए हुए भी काफी अरसा हो गया, मिलियंस ऑफ इयर्स, यस डेफिनेटली। मतलब वहां पे भी फिर कुछ मिला ऐसा कि जिससे पता चले कि ये आबादी थी या कुछ था, कोई फॉसिल, कोई ऐसी चीज अभी तक? आज तक ऑफिशियली तो नहीं मिली। फेस ऑफ मार्स बड़ा मशहूर है वहां पे, तो वो उसकी क्या हिस्ट्री है? वो वाकई में कोई फेस है या वो बस पहाड़ों का इस तरह का शेडो बन जाता है कि जिसको बंदा कहे? नासा से पूछेंगे तो पहाड़ हैं, और नासा और जो साइंटिस्ट हैं ऑफिशियल, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो स्ट्रिक्टली ये कहते हैं कि जी जमीन पे लाइफ है, इसके अलावा कहीं आप लाइफ को सोचें भी मत, और अगर आप सोचेंगे तो हम गिरफ्तार भी कर लेंगे आपको। क्यों? उनको क्या मसला है?
पता नहीं, ये बात हमें आज तक समझ नहीं आई। इसकी क्या वजह, मतलब अगर लाइफ थी या है या कभी रही होगी ये पता चल जाए तो इससे हमें क्या, ये आज तक या नासा को क्या, ये हमें नहीं पता। ये तो एक रिसर्च वर्क है, अगर आप रिसर्च वर्क शेयर नहीं करेंगे तो फिर तो दुनिया आगे वो बढ़ेगी नहीं। अगर इसी तरह से हर कोई अपनी चीजें बना के अपने पास रख ले। नहीं, एक तो है कि शेयर नहीं करना, हाँ। एक है कि उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करना कि जी आप अगर कहेंगे कि मैंने कोई और मखलूक देख ली है तो उल्टा आप खतरे में पड़ जाएंगे हायर ऑफिशियल्स की तरफ से। ये जो है अलार्म है, एक खतरे का घंटी जिसे कहें खतरे की, क्योंकि इसके पीछे छुपाना ही अगर उन्होंने है तो फिर कोई बहुत बड़ा प्लानिंग हो सकता है उनकी चल रही हो। कोई अटैक ना करने वाले हो, वो एलियंस बना के कुछ भी हो सकता है। ये एक मिस्ट्री है कि हम एलियंस के एग्जिस्टेंस के इतने खिलाफ क्यों हैं। यही बात है ना, और खतरे की घंटी, यही मैं कह रही हूँ बार बार, ये जो ये छुपा रहे हैं, ये कहीं आर्मी ना तैयार कर रहे हो उसकी, तो वो बस कुछ नहीं कहा जा सकता जी। मैं इंक्लूडिंग मी, एवरीवन इज साइलेंट। और बाकायदा मेरी जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज है, मैंने पूरी लेक्चर सीरीज दी है इसके ऊपर, जिसके अंदर बाकायदा ऑलमोस्ट प्रूव है कि दे ऑलमोस्ट एग्जिस्ट। ये जो ब्रेक थ्रू लिसन का प्रोग्राम है, इसने, अब आप देखें ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2019 में 2019 मई 2019 में एक रेडियो सिग्नल रिसीव किया, और ये रेडियो सिग्नल जस्ट लाइक द वाव सिग्नल, इट वाज नॉट फ्रॉम विद इन सोलर सिस्टम, इट वाज नॉट फ्रॉम योर ऑर्बिट, इट वाज नॉट फ्रॉम अर्थ, it was from Proxima Centauri. Proxima Centauri is the nearest star, and we know that Proxima Centauri is also having planets. Proxima Centauri 3 स्टार्स के सिस्टम में से एक है, राइट? अल्फा सेंटोरी है, उसके साथ एक और स्टार है, और एक तीसरा छोटा स्टार, और हम उसको ऑलमोस्ट ऐसे ही मानते हैं जैसे ऑलमोस्ट कुछ भी ना हो। और हम बहुत यूनिक एक प्लैनेट है पूरी कायनात में, अल्लाह ताला के बहुत महबूब, और उसने हमें सिर्फ लाइफ देनी थी, बाकी पूरी कायनात से अल्लाह की नाराजगी है, और कहीं पर भी कोई लाइफ होनी नहीं चाहिए। अगर होगी तो फिर हम मारेंगे आपको, बुरी बात। वैसे हम एलियंस ढूंढते हैं, पर मैं अपने देखने वालों को बताऊं, हम खुद भी एलियंस हैं, क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं, हजरत आदम को जन्नत से भेजा गया था यहाँ पे, तो हम भी खुद एलियंस ही हैं, यहाँ की पैदावार नहीं है, तो हम एलियंस को ढूंढ रहे हैं, हम खुद भी एलियंस ही हैं, क्योंकि हम अर्थ पे हमेशा से थे नहीं। ऐसा ही है, साइंटिफिकली या रिलीजियसली, दोनों तरीकों से हम यहां नहीं थे। तो आप फिर क्यों इनकार कर रहे हैं कि वहां पे लाइफ नहीं हो सकती? तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि अगर यहां खुद से लाइफ पैदा हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, तो वो कहीं पर भी हो सकती है। ठीक हो गया। और अगर आप इसका जवाब दूसरे तरीके से देते हैं कि जी जमीन पे लाइफ कहीं बनी नहीं, कहीं से ट्रांसफर हुई है, लाइफ जो है वो जमीन पे बनी नहीं थी, वो कहीं से ट्रांसफर हुई थी, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो आज भी हैं हमारे आसपास। तो किसी कॉमेट पे या किसी एस्टेरॉयड पे लाइफ थी, वो फिर यहां शिफ्ट हो गई। तो लाइफ अगर शिफ्ट हुई तो ये तो खुद प्रूव है इस बात का कि जमीन पे तो बाद में आई है, स्पेस में पहले थी। तो दोनों सूरतों में प्रूव ये होता है कि लाइफ मौजूद जी। हम कहीं और से आए हैं ऑब्वियसली। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हम एलियंस हैं। हाँ, हम एलियंस हैं। अब नासा हमें कहाँ छुपाएगा? हमसे ज्यादा नेटिव तो आपके जो इंसेक्ट्स हैं वो हैं। आपको पता है आपसे ज्यादा पुराने कॉकरोच और मच्छर जी, इनके फॉसिल्स कई मिलियन डायनासोर के जमाने में, बल्कि उससे भी पहले पाए गए। तो आपसे ज्यादा नेटिव तो ये हैं, आप बाद में कहीं से आए हैं। वो हमारी जगह पे नहीं आते, हमने आके उनकी जगह पे कब्जा कर लिया। जी, डेफिनेटली। सो ये एक अलग हमारी सीरीज का हिस्सा बनेगी ये बात, लेकिन अब चूंकि हम बात यूरोपा के हवाले से कर रहे थे, मैंने एक नया टॉपिक दे दिया जी, नया टॉपिक दे दिया, और यूरोपा के हवाले से बात चल रही है, तो वहां से हमने लाइफ के हवाले से थोड़ी सी बात की है। तो यूरोपा में आपने क्वेश्चन किया था हलचल, तो यूरोपा के अंदर हलचल है, और ये जो आपका जुपिटर का एक सैटेलाइट है आयो, उसके ऊपर 300 प्लस वॉल्केनोज हैं, और वो इरप्ट होते रहते हैं, सल्फर बाहर फेंकते हैं, और इतनी वॉल्केनिज्म तो अर्थ पे नहीं है जितनी आयो के ऊपर है। और आपने बारिश की बात की, तो सैटर्न का सैटेलाइट है टाइटन, जो उसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है, मीथेन की बारिश होती है वहां।
और मीथेन, लिक्विड मीथेन की लेक्स हैं वहां। और सैटर्न का ही एक सैटेलाइट है एनसेलेडस, उससे पानी के वॉल्केनोज निकलते हैं, वाटर वॉल्केनोज कह लें आप उनको, वो निकलते हैं। तो एक्टिविटी तो बहुत सारे सैटेलाइट्स के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो सैटेलाइट है वो डेड है तो बाकी भी डेड है। बहुत सारी एक्टिविटीज बाकी सैटेलाइट्स पर हैं, लेकिन ये हमारा वाला डेड है ऑलमोस्ट, और मार्स के दोनों सैटेलाइट्स मोर देन डेड हैं। वो ऐसे ही हैं जैसे दो पत्थर हों जो मार्स के गिर्द घूम रहे हैं। वो तो हमारा वाला भी कभी कभी कोई हलचल कर लेता है 19-20, वो भी नहीं करते हैं। तो ये जो इनके सैटेलाइट्स हैं ये भी राउंड शेप के ही होते हैं? नहीं, सारे सैटेलाइट्स राउंड शेप के नहीं है। जुपिटर के वो सैटेलाइट्स जो बड़े हैं और सैटर्न के और जो बाकी प्लैनेट्स हैं जो बड़े हैं, उनकी ग्रेविटी ने उनको राउंड किया हुआ है। बाकी सैटेलाइट सारे इररेगुलर शेप के हैं और छोटे एस्ट्रॉइड जैसे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एस्ट्रॉइड इररेगुलर शेप के होते हैं, ऐसे ही हैं जी, बिल्कुल ऐसे। तो एस्ट्रॉइड से मैं ये बात करना चाहूंगी, एस्ट्रॉइड में सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड कौन सा? सेरस है? सेरिस था ना एस्टेरॉइड, अब हमने उसको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया। ठीक है, तो अब कौन है? अब ड्वार्फ प्लैनेट बनने के बाद डेफिनेटली सेरिस तो एस्टेरॉइड रहा। अगर वो एस्टेरॉइड की लिस्ट में होता तो वो 950 किलोमीटर उसका डायमीटर है। तो इररेगुलर शेप है तो उसका डायमीटर कैसे होगा? नहीं, सेरिस इररेगुलर शेप नहीं है, अच्छा, वो कंप्लीट राउंड है। और हाँ जी, अभी वो ड्वार्फ प्लैनेट है। सही। तो जब वो ड्वार्फ प्लैनेट हो गया तो जो सेकंड नंबर का लार्जेस्ट एस्टेरॉइड था अब वो नंबर 1 हो गया, जो अराउंड 500 किलोमीटर का है। क्या नाम है? और उसकी शेप कंप्लीट राउंड के करीब है, लाइक वो कंप्लीट राउंड नहीं है लेकिन कंप्लीट राउंड के करीब है। तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो पहले थे अब वो 1, 2, 3 है। ये किस जगह पे पाए जाते हैं फिलहाल? जुपिटर और मार्स के बीच में, एस्टेरॉइड बेल्ट में जी। ये निकल के तो नहीं आ जाएंगे? नहीं, निकल के नहीं आएंगे। ये निकल के नहीं आएंगे, ये अपने ऑर्बिट मैंने कहा कि हमारे देखने वाले परेशान ना हो रहे हो। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा एस्ट्रो गपशप की जो सीरीज का एपिसोड है सोलर सिस्टम पे कंटिन्यू है जी, तो वो आज हम खत्म करते हैं। तो आप कुछ इख्तिताम में कुछ कहना चाहें तो वो बताइए। बस जी, बात ये है कि हमारा सोलर सिस्टम खुद इतना कॉम्प्लेक्स है कि बाकी पूरी कायनात जो है उसके अंदर जो कुछ भी है उस पे अलग हमारी रिसर्च चल रही है, उसी लेवल की रिसर्च सोलर सिस्टम पे चल रही है। हमसे तो ये नहीं आज तक समझा गया, तो बाकी चीजें हमने क्या समझनी। इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और हम इसी के अंदर प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स और चीजों के बारे में परेशान रहते हैं। कभी ना कभी हर रोज कोई ना कोई नई डिस्कवरी सामने आ जाती है। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सोलर सिस्टम इज। और आप तो 2 या 3 एपिसोड सोलर सिस्टम पे करके फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। मेरा ख्याल है ये पूरी सीरीज भी सोलर सिस्टम पे हो तो कम है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल। और इसके साथ मैं भी थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगी आखिर में कि यकीनन कुरान में इसीलिए बार बार आया है कि आसमान देखो, इसके बारे में जानो, क्योंकि आप जितना इसके बारे में जानते हैं और जितना इसको समझते हैं उतना ही आपको ये पता चलता है कि ये खुद ब खुद चीज़ें ना बनी हैं ना चल रही हैं। Obviously. इसके पीछे कोई है और वही जो है अल्लाह है। तो इसी नोट पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। कुछ सवाल भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का देखने का। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू वेरी मच।